नमस्कार। मायावती की पार्टी बीएसपी ने शुक्रवार की सुबह सुबह 9 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार घोषित कर दिए। 2014 और 19 के मुकाबले मायावती 2024 के चुनाव में एक अलग ही तरह की रणनीति पे काम करती दिखाई दे रही। वैसे मायावती के बारे में ये कहा जाता है कि वो 24 घंटे लगातार सियासी समीकरण को जोड़ने घटाने में लगी रहती हैं। विधानसभा चुनाव में लगे तगड़े झटके के बाद मायावती लोकसभा में फूंक फूंक कर कदम उठा रही। कई बार मायावती की पार्टी बीएसपी का हाल जो 2022 के चुनाव में हुआ और सिर्फ पार्टी को एक सीट उमाशंकर सिंह बलिया की रसड़ा सीट से जो मिली, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे में मायावती ने बहुत कुछ ऐसा किया और ऐसी जगहों से ऐसे टिकट दिए जिससे भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हुई। जहां पर बीएसपी अच्छा लड़ी, जहां पर जिन जगहों पर बीएसपी को ज्यादा वोट मिले उन सीटों पर बीजेपी की स्थिति खराब हुई। लेकिन कुछ सीट इसके लिए अपवाद भी हैं, जैसे केशव मौर्य वाली सीट। तो ये कहा गया, एक जनरल परसेप्शन बना कि मायावती की वजह से या मायावती के उम्मीदवारों के कम वोट पाने की वजह से बीजेपी को फिर से दोबारा बहुमत में जीत मिली है। और उनका कई लोग बीजेपी की बी टीम भी कहते हैं। कई बार ये लगता सीटों के बंटवारे को लेकर। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मेरी जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी तो नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता मायावती को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए ज्यादा आतुर थे। उन्हें मायावती की पार्टी और उनके वोट बैंक, उनके पास जो वोट बैंक है उस पर ज्यादा यकीन था। लेकिन मायावती ने यह शुरू से तय कर रखा था कि वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों से दूर रहेंगी। हालांकि मायावती जब भी गठबंधन करती हैं उन्हें फायदा होता है, बावजूद उसके वो हमेशा कहती है कि वो अपने कार्डर का वोट शिफ्ट कराती हैं और उनके पास दूसरों का वोट ट्रांसफर होके नहीं आता। बावजूद इसके आप रिकॉर्ड देखिए, जब भी उन्होंने गठबंधन किया, सपा और बसपा का जो पहला गठबंधन हुआ उसमें बीएसपी को ज्यादा फायदा मिला सपा के मुकाबले। और उस समय मुलायम सिंह को बहुत सारे उनके पुराने साथियों ने ये बात कही थी कि आपने ही बीएसपी को बड़ी पार्टी बना दिया, और अगर गठबंधन नहीं किया होता तो शायद बीएसपी समाजवादी पार्टी को टक्कर न देती और शायद इतनी बड़ी पार्टी न बनती। खैर, वो दूसरी बातें हैं। मूल बात यह है कि इस बार मायावती ने जो सोशल इंजीनियरिंग का गणित सेट किया है उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तरफ तो इंडिया गठबंधन को कई सीटों पर मायावती के उम्मीदवारों के ऐलान के साथ इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की नींद फाख्ता हो गई। दूसरी तरफ कई उम्मीदवारों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों और राष्ट्रीय और केंद्रीय नेतृत्व की हालत चिंतन में डूब गए। मायावती ने टिकटों का बंटवारा ऐसे किया है। मैं आपको 1 दर्जन से ज्यादा सीटें बता सकता हूं जिसमें बीएसपी आज के दौर में अपने उम्मीदवारों की स्थिति में बीजेपी से डायरेक्ट लड़ती हुई दिख रही है, और वहां का रिजल्ट मायावती के पक्ष में भी आ सकता है। और अगर नहीं आया तो उस रिजल्ट को मायावती किधर की तरफ उनके पार्टी के नेता मोड़ दे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और उन्होंने, ये पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में जब उन्होंने पहली लिस्ट निकाली तो मैं भी उन लोगों में था। जब शुरुआती दौर में मुसलमानों की संख्या उम्मीदवारों की देखा और उन सीटों पर, जैसे संभल, मुरादाबाद, ये जो सीटें हैं इन पर मुस्लिम उम्मीदवारों का इंडिया गठबंधन के अलावा उतरने का मतलब भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे फायदा। लेकिन बाद के उम्मीदवार मायावती ने ऐसे घोषित किए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को सीधे सीधे नुकसान। मैं सीधे आपको एक सीटों का बड़ा दिलचस्प सा आंकड़ा बताता हूं। और मायावती की इस रणनीति में मुझे एक चीज और दिखाई देती है। ये जो बीच में पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर सवार होकर छोटी छोटी जातियों के नेताओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ा लिया है, उस वर्चस्व को उन छोटी छोटी पार्टियों को आईना दिखाने के लिए और या बीएसपी की ताकत दिखाने के लिए मायावती ने कुछ काम किया है। मैं आपको बताता हूं एक एक करके। सबसे पहले आपको ले चलता हूं मैं घोसी लोकसभा सीट पर। अगर राजभर
और चौहान वोट सवर्णों के साथ शामिल हो तभी भारतीय जनता पार्टी वहां से चुनाव जीत सकती है। नहीं तो दलित और मुस्लिम किसी को भी सिर्फ यही दो वोट, दलित और मुस्लिम, और जिस जाति का, मैं जातीय समीकरण की बात कर रहा हूं, इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, तो उसमें अगर दलित और मुस्लिम ही जुड़ जाएं और कुछ समीकरण ऐसा जुड़ जाए उम्मीदवार के जाति का, तो आज की तारीख में घोसी सीट पर उस आदमी की जीत की प्रायिकता ज्यादा है। अब ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ओम प्रकाश राजभर ने तो अपना ऐसा जलवा बनाया 2022 विधानसभा के साथ, जैसे लगा कि पूर्वांचल में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने में सबसे बड़ा कारण ओम प्रकाश राजभर है। इसी बेचैनी में ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने ले भी लिया। मायावती ने अरविंद राजभर घोसी को घेरने में, अरविंद राजभर घोसी के रहने वाले नहीं है, पहली बात तो यह है। दूसरी बात कि वो राजभर के बेटे। तीसरी बात, उस इलाके में बालकृष्ण चौहान चौहानों के बड़े नेता हैं, वो सांसद पूर्व रह चुके हैं, और दारा सिंह चौहान को अमित शाह या बीजेपी चौहानों का बहुत बड़ा नेता मानती है, जबकि ऐसा जमीन पर कुछ भी नहीं है। फागू चौहान, बालकृष्ण चौहान या और भी चौहान नेताओं का वर्चस्व या प्रभाव चौहान बिरादरी में दारा चौहान से कहीं ज्यादा है। यह बात अलग है कि बीजेपी ने उनको अपने कंधे पर बैठा के बड़ा नेता बना दिया, मंत्री बना दिया। मंत्री का अपना एक रुतबा होता है, लोगों से जुड़ने का, करने का। मास लीडर के तौर पे दारा चौहान कभी नहीं रहे, लेकिन तब भी बीजेपी उन्हें चौहानों का बड़ा नेता मानती। अब दारा सिंह चौहान का जो एरिया है, जो प्रभाव है, वो सारा का सारा घोसी लोकसभा क्षेत्र में है। तो दारा सिंह चौहान एक नेता और ओम प्रकाश राजभर दो नेता, जिनकी चर्चा पूर्वांचल में अति बैकवर्ड यादव से अलग सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा बीजेपी इनको तवज्जो देती है, और सबसे ज्यादा इनकी ताकत घोसी लोकसभा में। मायावती ने बालकृष्ण चौहान को अपना उम्मीदवार उतार दिया है, और इससे क्या होगा कि एक तरफ तो फॉरवर्ड, जो कि ओम प्रकाश राजभर के बयानों से बहुत आहत है, और जिसने उन्हीं वजहों से दारा सिंह चौहान को घोसी का विधानसभा हरा दिया, राजीव राय, वहां पर भूमिहारों की संख्या ज्यादा है, राजीव राय को सपा ने उतारा है। अगर मायावती चाहती तो वहां मुस्लिम कैंडिडेट दे देती, तो राजीव राय के लिए मुश्किल हो जाती। दलित मुस्लिम गठजोड़ मैंने बताया वो बहुत मजबूत है, लेकिन मायावती ने ओम प्रकाश राजभर और दारा चौहान को घेरने के लिए वहीं के पूर्व बीएसपी सांसद बालकृष्ण चौहान को मैदान में उतार दिया और लड़ाई को दिलचस्प बना दिया। अगर दलित तो मायावती के साथ है 14%, चौहान वोटर मिलकर के और कुछ मुसलमानों ने बालकृष्ण चौहान को वोट किया, तो आप समझिए कि त्रिकोणीय लड़ाई में 4 जून को किसके पक्ष में रिजल्ट निकलेगा, यह कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरी सीट बगल में ले चलता हूं, आजमगढ़। एक किस्सा मैं बताता हूं। ओम प्रकाश राजभर ने जब भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन में आने का फैसला किया, तो उस समय के भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं दिनेश लाल निरहुआ उस समय आजमगढ़ में मौजूद थे। अपने साथी और सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसे बातचीत में उन्होंने कहा कि अगला चुनाव तो अब मैं 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीतूंगा, क्योंकि अब राजभर साहब भी इधर आ गए और 70,000 से ज्यादा राजभर वोटर यहां पर हैं, अब वो मेरे पास आ जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर 2022 के लोकसभा उपचुनाव में, जिसमें धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए, और चुनाव हारे समाजवादी पार्टी की वजह से और पार्टी के निर्णयों की वजह से, नॉमिनेशन के लास्ट डे 11 बजे पहुंच करके नॉमिनेशन किया। आप नामांकन के अंतिम दिन नॉमिनेशन कर रहे हैं और आपका चुनाव 20 दिन के बाद है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी शासन में है, पूरे ताकत में है, और बीएसपी ने गुड्डू जमाली को उतार दिया, और वो बहुत ही मजबूत कैंडिडेट थे। तो धर्मेंद्र यादव के लिए मुश्किल राह थी, बावजूद वो 8-10 हजार वोटों से दिनेश लाल निरहुआ से हारे। दिनेश लाल निरहुआ ने आजमगढ़ की वो सीट जीत के इतिहास कायम कर दिया। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव अपने पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए भले आजमगढ़ नहीं गए, ओम प्रकाश राजभर उसी होटल में जिस पे सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव थे, जितना दिन धर्मेंद्र यादव एज ए उम्मीदवार उस होटल में थे, उससे 2-4 दिन ही कम ओम प्रकाश राजभर भी उसी होटल में थे। इसलिए कि राजभर ये
देखना और जानना चाह रहे थे कि उनका जो राजभर वोटर है वो उनके कहने पर मोटिवेट हो रहा है कि नहीं, वो पाला बदल रहा है कि नहीं, वो आ रहा है कि नहीं, और राजभर ने अपने राजभरों का वोट दिलवाने में बहुत हद तक कामयाबी हासिल की। तो राजभर वोट इंटैक्ट ओम प्रकाश राजभर के साथ रहे, ये कोशिश ओम प्रकाश राजभर हमेशा करते हैं। तो बात यह है कि आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भी राजभरों की संख्या अच्छी खासी, और वहां से भीम राजभर को, जो कि बीएसपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, भीम राजभर को वहां से चुनाव लड़ाने का काम किया है। यानी ओम प्रकाश राजभर को फिर मायावती ने आजमगढ़ में घेरा। कैसे घेरा कि अब ओम प्रकाश राजभर भाजपा को वोट दिलवाएंगे, राजभरों का वोट उधर जाएगा, या दलितों के साथ राजभर भीम राजभर को सांसद बनाने के लिए वोट करेंगे। और अगर राजभरों का वोट बीजेपी में नहीं जाता है और राजभरों का वोट बीएसपी में आता है तो इसका फायदा धर्मेंद्र यादव को मिलेगा, क्योंकि राजभर किसी भी सूरत में ओम प्रकाश राजभर के साथ नहीं जाएगा। तो आज की तारीख में पूर्वांचल में सपा के साथ तो उसका जाना मुझे मुश्किल लगता है, अनटिल एंड अनलेस राजभर उम्मीदवार ही सपा का न हो। तो एक चीज तो ये, तो आजमगढ़ सीट पर भी ओम प्रकाश राजभर को मायावती ने चेक करने का, वो शहमात का खेल करने का काम किया। अब तीसरी सीट गाजीपुर है। गाजीपुर में अफजाल अंसारी एक बहुत ही मजबूत समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, उनके खिलाफ अगर आप देखें तो भाजपा ने पारसनाथ राय को दिया है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उनका वो, अब बीएसपी ने वहां से उमेश सिंह को उतार दिया। राजपूत बिरादरी के हैं, गाजीपुर में राजपूत और भूमियार बिरादरी में बड़ा 36 का रिश्ता है। दूसरे, अब राजपूतों का 20%, 5%, 2%, 17%, 80%, 50% वोट भी अगर बीएसपी कैंडिडेट को मिलता है तो वो भाजपा के कैंडिडेट का नुकसान है। तो मायावती ने वहां भी भारतीय जनता पार्टी की नींव उड़ा दी है। इसी तरह मेरठ में देवव्रत त्यागी को टिकट दे दिया। मायावती ने, मुझे याद ही नहीं है कि पीछे मेरठ से उनके बसपा के सांसद रहे हैं। पिछली बार हाजी याकूब भी बहुत अच्छी लड़ाई लड़े थे, हालांकि पहली बार के काउंटिंग में वो जीते थे, बाद में रिकाउंटिंग कराई गई तो राजेंद्र अग्रवाल जीते कुछ वोटों से। उसके पहले उनके मुस्लिम, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, सांसद थे। तो मायावती ने वहां से देवव्रत त्यागी को मेरठ से दे दिया। आपको मालूम है दलित मुस्लिम गठजोड़ इतना तगड़ा है मेरठ में, और मायावती ने ये सोच करके देवव्रत त्यागी को मेरठ से दिया, क्योंकि त्यागियों की संख्या भी 2 लाख के आसपास बताई जाती है। और त्यागी, ये जो बीजेपी के एक त्यागी के साथ जो यहां पर हुआ था, आपने देखा होगा, जिन्होंने अपार्टमेंट में, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, अपार्टमेंट में एक महिला के साथ गाली गलौज हुआ था, उसके बाद बुलडोजर से उनका फ्लैट गिरा दिया गया था। और उसके बाद किस तरीके से कि यहाँ के जो महेश शर्मा सांसद है, उन्होंने किस तरीके से पुलिस से और सबसे दबाव डलवा के त्यागी पर एक्शन करवाया था, उससे त्यागी समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंदर अंदर बहुत नाराज हो गया था। इसीलिए इस तरीके से कि बीजेपी त्यागियों को फॉर ग्रांटेड ले रही है, मौका नहीं मिल रहा। त्यागी जो एक विधायक थे यहाँ, उनको शाहिद मंजूर ने हरा दिया मेरठ की सीट पर, वो घूमते रह गए बेचारे कि हमारा हारने के बाद भी कुछ काम हो जा। बहुत कम वोट से हारे थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। त्यागियों को भी लगा कि त्यागियों के साथ बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले रही बीजेपी की, ये जाएंगे तो कहां जाएंगे। मायावती ने उस इमोशंस को, उस चीज को पकड़ के मेरठ पर देवव्रत त्यागी को दे दिया। और राम जो है ना, अरुण गोविल, ये जातिगत समीकरण में फंस गए। अगर हिंदू मुसलमान पर वोट हो गया तो अलग बात है, अगर जातिगत समीकरण पर वोट हो गया तो समझिए कि राम पूरा चक्रव्यूह में घिर चुके हैं। वैसे भी अपनी मेरठ की समस्याओं, वो तो ऐसे, हमको लगता है देश में अकेले ऐसे उम्मीदवार होंगे, उनसे पूछा गया कि मेरठ की क्या समस्याएं हैं, उन्होंने कहा कि पहले सांसद बता दीजिए, हम समस्या बाद में बताएंगे। वो ऐसे ही कि डॉक्टर सर्जरी पहले कर दे, बीमारी बाद में पूछे। तो मेरठ की सीट पर मैंने आपको बताया, सहारनपुर में वो बहुत मजबूत स्थिति में हमेशा से रही हैं। बीएसपी के ज्यादातर, अगर आप पीछे के 6 चुनाव देखेंगे तो सहारनपुर में बीएसपी ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, उनके सांसद भी जीतते रहे। हालांकि इमरान मसूद इस बार मजबूत स्थिति में। इसी तरह से फैजाबाद, जहां रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हिंदुत्व की लहर पूरे देश में चलाने की बात हो रही है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं लल्लू सिंह, और आज वहां से ब्राह्मण कैंडिडेट मायावती ने उतार दिया। अब
2, 4, 6, 8, 10% ब्राह्मणों का जो भी वोट बीएसपी के कैंडिडेट को मिलेगा, 20%, 50%, उसके बगल की बस्ती की सीट पर भी ब्राह्मण उतार दिया। यानी हर जगह मायावती ने इस बार ऐसी फील्डिंग सजाई है और रुक रुक के 4 सीट, 5 सीट, 9 सीट ऐसे वो उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं, जिससे कभी तो किसी दिन किसी रात बीजेपी के खेमे में खलबली मच जाती है, किसी दिन किसी रात इंडिया गठबंधन के खेमे में खलबली मच जाती है। इस बार मायावती पर सबकी निगाहें होंगी कि उत्तर प्रदेश की राह को किसने पथरीली बनाया और किसने गलीचा बिछा दिया। उसका नाम, मुझे लगता है, उस नेता का नाम मायावती होगा। अब वो बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि मायावती की वजह से कितनी सीटें कौन हारा, कितनी सीटें कौन जीता, किसकी सीटों में इजाफा हुआ और मायावती ने अपनी 10 की टैली को अकेले दम पर बरकरार रखा या उसको दूना कर दिया। ये चुनाव में पता चलेगा। पहले चरण में भी बीएसपी धीरे रफ्ता रफ्ता ही सही, लेकिन बहुत ही मजबूत जातीय समीकरण में मुझे दिखाई दे रही है। एक नई चीज जो उत्तर प्रदेश के चुनाव का एंगल मुझे दिखा, मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। इस पर निगाह रखिएगा। और अभी और भी उनके उम्मीदवारों के अलावा चंदौली में सीट भूल गया। चंदौली में आनंद रतन मौर्य 3 बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे थे। चंदौली सीट में मौर्य वोटर काफी अच्छी संख्या में है। वहां पर जो महेंद्र नाथ पांडे हैं वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन के बैनर तले जो उम्मीदवार थे वो मुश्किल से 14,000 वोटों से चुनाव हारे थे। वो भी कहां से हारे, जो बनारस का शहरी सीट है वो यूपी कॉलेज के पीछे वाला, और ये जो संकुल हस्तकरघा वाला जो दीनदयाल शोध संस्थान बना, इधर का जो एरिया है, जो एयरपोर्ट के इधर आप आएंगे, ये एरिया चंदौली लोकसभा में आता है। और इसी शहरी इलाके से महेंद्र नाथ पांडे जीते थे, नहीं तो पूरे चंदौली से वो हारते हुए आ रहे थे। तो अब क्या है, मायावती, वीरेंद्र सिंह जो चिरई गांव के कई बार विधायक रहे, राजपूत हैं, मंत्री भी रहे, मायावती की पार्टी से भी विधायक रहे, वीरेंद्र सिंह राजपूत है। महेंद्र पांडे के खिलाफ वीरेंद्र सिंह को समाजवादी पार्टी ने उतारा है, वहां से राजपूतों की संख्या चंदौली में बहुत ज्यादा है। अब मायावती ने वहां मौर्य कैंडिडेट दे दिया है। अगर मौर्य कैंडिडेट जिस तरीके से कुशवाहा, सैनी, मौर्य, ये सारे के सारे पिछले 3 चुनाव में बीजेपी के साथ मेजोरिटी में आए थे, अगर मौर्य ने अपना मौर्य वोटों में सेधमारी कर ली तो महेंद्र नाथ पांडे का मामला बड़ा गड़बड़ हो सकता है। बजाय इसके कि मोदी जी वहीं 3 दिन रोड शो करते रह जाते हैं, लेकिन चंदौली जीतना महेंद्र नाथ पांडे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बगल की सीट है और भी बगल की सीटों पर प्रभाव कम पड़ता है, तो ये देखने वाली बात होगी। अभी और भी सीटों पर मुझे अभी जो याद आया मैंने आपको बताया। एक विस्तृत वीडियो मैं बीएसपी की रणनीति पर सारे उम्मीदवारों के ऐलान होने के बाद लेकर आऊंगा। तो इस बार का डार्क हाउस, जिसको कहते हैं डार्क हाउस, तो कहीं ऐसा ना हो कि मायावती ही पूरा गेम उत्तर प्रदेश की सीटों का पलट दें, बदल दें। निगाह आप भी रखिएगा, मैं भी रखूंगा। नमस्कार।